नमस्कार। ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों में विषय परक ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान एवं समय के रचनात्मक उपयोग हेतु यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में ई कंटेंट के माध्यम से आप सभी को घर बैठे ही विभिन्न सब्जेक्ट्स की जानकारी दी जा रही है, ताकि आप अपने समय को पूरी तरह उपयोग करके अधिक से अधिक ज्ञान में अभिवृद्धि कर सकें। उसी क्रम में मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आज आपसे व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के बारे में बातचीत करूंगी, केस स्टडी मेथड। हम ये जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में डेटा कलेक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं और जिनके माध्यम से डेटा कलेक्ट किया जाता है और उस कलेक्टेड डेटा के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं, अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाता है। तो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, वैयक्तिक, इंडिविजुअल केस स्टडी, इसमें एक सामाजिक इकाई का ही गहनता से, संपूर्णता से अध्ययन किया जाता है। मैंने इसकी दो परिभाषाएं ली है। पहली है पीवी यंग के अनुसार, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक सांस्कृतिक समूह अथवा संपूर्ण समुदाय क्यों न हो, के जीवन की खोज तथा विश्लेषण की पद्धति है। अर्थात व्यक्तिक अध्ययन पद्धति किसी भी सामाजिक इकाई का गहराई से अध्ययन करती है और वह सामाजिक इकाई परिवार, व्यक्ति, संस्था, समूह या पूर्ण समुदाय हो सकता है, जिसमें किसी भी गहराई से, किसी भी गहनता से सामाजिक अनुसंधान को किया जाता है। अगली डेफिनेशन मैंने ली है बिन्सेज एवं बिन्सेज के अनुसार, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का एक स्वरूप है, जिसमें एक व्यक्ति, एक स्थिति अथवा संस्था का सावधानी पूर्वक पूर्ण अवलोकन किया जाता है। तो ये दोनों परिभाषाएं ये बता रही है कि सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति एक ऐसी अध्ययन पद्धति है जिसमें गुणात्मक विश्लेषण के आधार पर किसी भी इकाई का गहराई से, संपूर्णता से अध्ययन किया जाता है, ताकि हम उस इकाई को पूर्णता में समझ सकें और अपने अनुसंधान को आगे बढ़ा सकें। उसके आधार पर जो रिसर्च हमने किया है, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है या निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं, उसको संपूर्णता से पूरे समाज पर लागू किया जा सके। तो इन परिभाषाओं से जो विशेषताएं हमें नजर आ रही हैं, वे है विशिष्ट इकाई का अध्ययन। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में विशिष्ट इकाई का अध्ययन किया जाता है। परिभाषा भी आपको ये बता रही थी कि सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से किसी भी एक सामाजिक इकाई का गहराई से अध्ययन किया जाता है और ये विशिष्ट इकाई व्यक्ति, परिवार, संस्था, समूह कुछ भी हो सकता है। इसकी अगली विशेषता है गुणात्मक अध्ययन। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें कैलकुलेटिव स्टडी नहीं की जाती, गणनात्मक अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि व्यक्ति का, परिवार का या जो भी सामाजिक इकाई हमने चुनी है, उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो यह गुणात्मक अध्ययन करने वाली एक पद्धति है। नेक्स्ट है गहन अध्ययन। इस पद्धति के माध्यम से गहन अध्ययन किया जाता है, सूचनाओं को गहराई से कलेक्ट किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान पद्धति में गहनता का बहुत ध्यान रखा जाता है। जो भी सामाजिक इकाई हम चुनते हैं, उसका संपूर्ण रूप से, उसके विभिन्न कारकों के प्रभावों को देखते हुए गहनता से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है संपूर्ण अध्ययन। इस पद्धति में किसी भी इकाई का संपूर्णता से अध्ययन किया जाता है। गहराई तो हमने देखी है, साथ ही उसको संपूर्ण रूप से देखा जाता है, उसके पूरे जीवन काल को, उसके विभिन्न कारकों के प्रभाव को, उसके जीवन में घटने वाली विभिन्न घटनाओं को, उन घटनाओं के प्रभावों को, उसके आधार पे उसके जीवन को संपूर्णता से देखकर ही हम किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में संपूर्णता से अध्ययन किया जाता है। इसकी अगली विशेषता है कारकों का अध्ययन।
व्यक्ति या सामाजिक इकाई पे पड़ने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन भी व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में किया जाता है। इसके माध्यम से व्यक्ति के जीवन में जिन जिन भी कारकों का या सामाजिक इकाई के जीवन में जिन भी कारकों का प्रभाव रहा है उनको भी व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है और इन कारकों के प्रभावों को देखते हुए ही हम अपने अनुसंधान में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान एवं अतीत का अध्ययन। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से वर्तमान एवं अतीत का भी अध्ययन किया जाता है। जो घटनाएं पूर्व में घट चुकी हैं उनके प्रभाव को भी देखा जाता है और जो वर्तमान में जीवन चल रहा है हम ये देखते हैं कि व्यक्ति का जीवन ऐसा क्यों बना और उसके पीछे किन किन कारकों का प्रभाव रहा और ये कारक जो अतीत में घटी हुई घटनाएं हैं उनके बारे में भी हमें विस्तृत जानकारी देते हैं। तो व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से वर्तमान एवं अतीत की संपूर्ण जानकारी हासिल की जाती है, क्योंकि इसकी एक विशेषता हमने पढ़ी है पूर्णता में अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन। इसकी नेक्स्ट विशेषता है संपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में संपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी पद्धतियां जो सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग की जाती हैं, साक्षात्कार, अवलोकन, इन सब का प्रयोग हम व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में करते हैं ताकि हम किसी भी इकाई को गहराई से जान सकें और अपने अनुसंधान को संपूर्णता प्रदान कर सकें। तो इस प्रकार हमने देखा कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन करती है, गुणात्मक अध्ययन करती है, गहन अध्ययन करती है, संपूर्ण अध्ययन करती है, विभिन्न कारकों का अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है, वर्तमान एवं अतीत का अध्ययन किया जाता है और यह संपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग करते हुए सामाजिक अनुसंधान में अपना योगदान देती है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है जिसे व्यक्तिक अध्ययन पद्धति कहा जाता है। सबसे पहले फ्रेडरिक लिप्ले ने इसका अपने अनुसंधान में प्रयोग किया था और ये कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि वे कौन से समाजशास्त्री थे जिन्होंने सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया। बर्गेस ने, क्योंकि इसमें गहनता से अध्ययन किया जाता है इसलिए इसे सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र भी कहा है। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की प्रक्रिया, किस किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की जाती है। तो इसके 3 स्टेप्स हैं: समस्या की विवेचनाएं, घटनाएं तथा उनके कारक, विश्लेषण एवं निष्कर्ष। सबसे पहले सामाजिक अनुसंधान में समस्या को समझा जाता है। तो व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की भी प्रक्रिया का पहला स्टेप है समस्या की विवेचना और इसमें मामलों का चुनाव किया जाता है कि किन मामलों को, किन घटनाओं को अपने अध्ययन में हम शामिल करेंगे और वो घटनाएं हो सकती है साधारण, असाधारण और या स्पेशल, बिल्कुल विशेष जो घटनाएं हैं व्यक्ति के जीवन की उनको इसके अंदर चुना जाता है, देखा जाता है। इकाइयों के प्रकार को देखा जाता है कि कौन सी इकाइयां हमें अपने अनुसंधान में प्रयोग में लेनी है और समस्या की जब विवेचना की जाती है सबसे पहले तो समस्या के बारे में समझा जाता है, घटनाओं को समझा जाता है कि घटनाएं साधारण है या विशेष है, फिर उन घटनाओं से जुड़ी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और इकाइयों के साथ ही क्षेत्र का भी निर्धारण किया जाता है। तो जो पहला स्टेप है समस्या की विवेचना, उसके अंतर्गत 3 उप स्टेप हम मान सकते हैं, सब स्टेप्स हम मान सकते हैं: इकाइयों का निर्धारण, मामले का निर्धारण और क्षेत्र का निर्धारण। इसके बाद सेकंड स्टेप है घटनाएं तथा उनके कारक। सामाजिक अनुसंधान में जो घटनाएं घटित हो रही हैं व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और उनको प्रभावित करने वाले कारक भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें सबसे पहले घटनाओं के क्रम का निर्धारण किया जाता है कि घटनाएं किस क्रम में घटित हो रही हैं और उसको फिर संबंधित कारकों से जोड़ते हुए अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार कौन से कारक ने व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डाला जिससे घटनाओं में यह जुड़ाव आ गया या ये घटना घटित हुई। और ये कारक भी निर्धारक कारक, प्रभावशाली कारक, इस तरह से कई सारे कारकों के रूप में डिवीजन हो सकते हैं। एंड इसका नेक्स्ट स्टेप है विश्लेषण एवं निष्कर्ष।
जब हम समस्या का चुनाव कर लेते हैं, समस्या को समझ लेते हैं, घटनाओं को समझ लेते हैं, इकाइयों का निर्धारण कर लेते हैं, क्षेत्र का निर्धारण कर लेते हैं, विभिन्न कारकों के आधार पे घटनाओं के क्रम को समझ लेते हैं, कारक को भी प्रभावशाली और निर्धारक कारक के रूप में समझ लेते हैं, तो ये सारे स्टेप्स फॉलो कर देने के बाद में हम पहुंचते हैं विश्लेषण की तरफ। जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसका विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं कि किन घटनाओं के प्रभाव से, किन कारकों के प्रभाव से जीवन में ये घटनाएं घटी। तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की प्रक्रिया के ये 3 महत्वपूर्ण चरण हैं, जिन्हें 3 और भी उप क्षेत्रों में, उप चरणों में बांटा गया है। समस्या की विवेचना, घटनाएं तथा उनके कारक, विश्लेषण एवं निष्कर्ष, जिनके आधार पे व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की जाती है और सामाजिक अनुसंधान में इसका प्रयोग किया जाता है। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक ऐसी अध्ययन पद्धति है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो सामाजिक अनुसंधान में बहुत ही फायदे उपयोगी रूप में देखी जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का महत्व। महत्व विशेषताओं से ही जुड़े होते हैं, संबंधित होते हैं, और जब हम परिभाषा समझ लेते हैं तो महत्व की जानकारी भी हमें मिल जाती है। तो पहला इसका जो महत्व है वह है सूक्ष्म अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के माध्यम से सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है और इस सूक्ष्मता के गुण को देखते हुए ही बर्गेस ने इसे सूक्ष्मदर्शक यंत्र की भी संज्ञा दी है। वे कहते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति जिसमें कि व्यक्ति के बारे में, सामाजिक इकाई के बारे में गहनता से, सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है, अतः यह सूक्ष्म अध्ययन करने वाली विधि है। इसका सेकंड जो गुण है, महत्वपूर्ण प्राकल्पनाओं का स्रोत। जब हम किसी भी सामाजिक इकाई को गहनता से देखते हैं, संपूर्णता से देखते हैं और व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की जो प्रक्रिया के चरण हैं उनके आधार पे विभिन्न कारकों के प्रभाव को देखते हैं, तो ये सारे स्टेप्स हमें बहुत सारी अन्य प्राकल्पनाओं के निर्माण में मदद करते हैं। इससे हमारे थॉट प्रोसेस में और भी अनुसंधान के प्रति जागरूकता आती है और हम और अन्य हाइपोथेसिस को भी अपने थॉट प्रोसेस से जोड़ लेते हैं, ताकि अन्य जब भी हम रिसर्च करें उन चीज़ों को भी अपनी रिसर्च में देख सकें। नेक्स्ट है अति महत्वपूर्ण प्रपत्र का स्रोत। जब केवल एक सामाजिक इकाई को संपूर्णता से देखा जाता है तो और भी कई सारे जो हमने सोचे भी नहीं थे, जब रिसर्च करने से पहले हमारे दिमाग में जो चीज़ नहीं थी वह भी हमें उस रिसर्च में मिलती है। तो यह अति महत्वपूर्ण प्रपत्र का भी स्रोत बनता है, माध्यम बनता है, जिससे हम अपनी रिसर्च को बहुत ही एनालिटिकली एक अच्छे कंक्लूजन की तरफ ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है इकाइयों का वर्गीकरण एवं विभाजन। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में इकाइयों का वर्गीकरण किया जाता है, विभाजन किया जाता है और देखा जाता है कि किस तरह से जो अलग अलग इकाइयां हैं वो विभिन्न कारकों के प्रभाव से अलग अलग रिजल्ट, अलग अलग चीज़ें हमें देती हैं, अलग अलग घटनाओं और कारकों के प्रभाव उनके जीवन पर अलग अलग दिखाई देते हैं। तो विभिन्न सामाजिक इकाइयों का इसके माध्यम से वर्गीकरण किया जाता है और विभाजन किया जाता है। नेक्स्ट इसका गुण है मनोवृत्तियों के अध्ययन में सहायक। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक गुणात्मक अध्ययन करने वाली पद्धति है। यह हमने इसकी विशेषताओं में भी जाना था कि इसमें कैलकुलेटिव स्टडी नहीं की जाती बल्कि गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो मनोवृत्तियों के अध्ययन में सहायक, इसके माध्यम से इसके जो मन में अपने विचार हैं, स्वभाव हैं, उसका अध्ययन व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में सहायक। यह पद्धति मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में भी सहायक है क्योंकि किसी भी सामाजिक इकाई का इसके माध्यम से गहनता से अध्ययन किया जाता है और जब हम किसी सामाजिक इकाई पर विभिन्न कारकों के प्रभाव को देखते हैं तो यह मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में भी सहायता प्रदान करती है। इसका अगला गुण है ऐतिहासिक अध्ययनों में सहायक। जब विशेषता पढ़ी थी तो हमने बताया था कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के माध्यम से अतीत और वर्तमान दोनों का अध्ययन किया जा सकता है।
तो इसके माध्यम से ऐतिहासिक अध्ययन का भी सहायता हमें प्राप्त होती है। ऐतिहासिक अध्ययनों को भी हम देख सकते हैं कि विभिन्न पिछले समय में, पूर्व में ऐसा क्या कारक रहा कि व्यक्ति के, परिवार के, संस्था के जीवन में यह परिवर्तन आया। इसकी अगली विशेषता है व्यक्तिगत अनुभवों का स्रोत, क्योंकि व्यक्ति के पास बहुत सारे अनुभव होते हैं, तो इस अध्ययन पद्धति में उन अनुभवों को देखा जाता है, समझा जाता है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह पद्धति व्यक्तिगत अनुभवों का स्रोत है, एक बहुत अच्छा सोर्स है जिसके माध्यम से हम अनुभवों को एकत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट विशेषता है सामग्री की संपूर्णता। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में संपूर्ण रूप से, गहन रूप से सामग्री को देखा जाता है, इकाई का अध्ययन किया जाता है और उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल की जाती है। तो यह सामग्री की संपूर्णता में अपने आप को देखता है और सूचनाएं भी कलेक्ट करता है। इसकी अगली विशेषता है घटनाओं की निरंतर तस्वीर। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के माध्यम से अतीत और वर्तमान की सभी घटनाओं का निरंतर परिणाम, निरंतर जामा हम देखते हैं। तो यह एक ऐसी अध्ययन पद्धति है जिसके माध्यम से हमें घटनाओं की निरंतर तस्वीर प्राप्त होती है, निरंतरता प्राप्त होती है कि पूर्व में ये घटना घटी, इसके पीछे इन कारकों का प्रभाव था, वर्तमान में ये घटना घट रही है, इसके पीछे इन कारकों का प्रभाव है। तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें घटनाओं को निरंतरता से देखा जाता है। हमने देखा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है जिसके बहुत सारे गुण हैं, जैसे सूक्ष्म अध्ययन, महत्वपूर्ण प्रकल्पनाओं का स्रोत, अति महत्वपूर्ण प्रपत्र का स्रोत, इकाइयों का वर्गीकरण एवं विभाजन, मनोवृत्तियों के अध्ययन में सहायक, मनोवैज्ञानिक अध्ययन में सहायक, ऐतिहासिक अध्ययनों में सहायक, व्यक्तिगत अनुभवों का स्रोत, सामग्री की संपूर्णता एवं घटनाओं की निरंतर तस्वीर, इसके माध्यम से हम देख सकते हैं। पर गुण, विशेषताएं और बहुत सारे लाभ देख लेने के बाद अब हम अध्ययन करेंगे व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की सीमाएं, क्योंकि दोष तो थोड़े बहुत हर चीज़ में होते हैं, कुछ अच्छाई होती है तो कुछ थोड़ी सी बुराई भी होती है। तो इसकी सीमाओं में पहला है अत्यधिक सीमित अध्ययन। इस पद्धति के माध्यम से बहुत ही सीमित अध्ययन किया जाता है, बहुत ही छोटे एरिया का, क्योंकि इसमें एक सामाजिक इकाई को चुना जाता है और उस सामाजिक इकाई का ही गहनता से, संपूर्णता से अध्ययन किया जाता है। तो इसके माध्यम से सीमित अध्ययन किया जाता है। सेकंड इसका दोष है अवैज्ञानिक विधि, क्योंकि इसमें एक सामाजिक इकाई को चुना जाता है और उसको संपूर्णता पर, सारे लोगों पर लागू कर दिया जाता है। तो यह एक अवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें रेस्पोंडेंट जो हमने चुना है बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटी इकाई का हमने अध्ययन किया है। अत्यधिक खर्चीली एवं समय लेने वाली विधि। जब हम एक एक छोटी छोटी इकाई को अपने अध्ययन में जोड़ते हैं तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें समय भी देना पड़ता है और पैसा भी खर्च करना पड़ता है। तो इस प्रकार व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक खर्चीली और अधिक समय लेने वाली विधि है। इसका अगला दोष है कुछ इकाइयों के आधार पर निष्कर्ष। इस पद्धति में जब हम गहराई से किसी कुछ सामाजिक इकाइयों को अध्ययन करते हैं और उसी के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो यह कुछ इकाइयों के आधार पर ही इस पद्धति में निष्कर्ष निकाला जाता है। अतः यह भी एक इसके दोष के रूप में देखा जा सकता है। अगला इसका दोष है निदर्शन प्रणाली का अभाव। इसमें सैम्पलिंग नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें तो एक ही सामाजिक इकाई को हमें चुनना है या कुछ सामाजिक इकाइयों को चुनना है। तो इसमें थोड़ा निदर्शन प्रणाली के अभाव को भी देखा जाता है, जो भी इसके दोष के रूप में आ सकता है। नेक्स्ट इसका दोष है पक्षपात की संभावना। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में पक्षपात की भी संभावना होती है। जब हम किसी व्यक्ति या सामाजिक इकाई को पर्सनली जान लेते हैं, उसको गहनता से जान लेते हैं, तो हमारा कुछ उसके साथ में जुड़ाव हो जाता है, या वह भी हमें बहुत अच्छी तरह जान लेता है तो वह हमें भी समझ लेता है। इसीलिए इसमें थोड़े से डेटा कलेक्शन में पक्षपात आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट इसका दोष है अत्यधिक अशुद्धता। हर सामाजिक इकाई का जीवन अलग तरह का होता है, हर कारक का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर अलग तरह से पड़ता है। तो इसमें हर व्यक्ति का रिएक्शन
कभी कभी हर चीज़ पर अलग अलग हो सकता है, उसके मनोभाव अलग हो सकते हैं, उसकी परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, तो इस पद्धति में अशुद्धता भी आ सकती है। नेक्स्ट इसका दोष है अप्रामाणिक तथ्य। जो डेटा हमने कलेक्ट किए हैं उनका कोई प्रमाण नहीं होता, क्योंकि हम जिस सामाजिक इकाई से मिले हैं हो सकता है वह जो हमें सूचनाएं दे रही हो वो दूसरे व्यक्ति को ना दे। तो जो तथ्य हमने कलेक्ट किए उनमें प्रामाणिकता का अभाव पाया जाता है, यह भी इस पद्धति का एक दोष है। एंड नेक्स्ट है अध्ययनकर्ता का अधिक आत्मविश्वास। अध्ययनकर्ता सोचता है कि मैंने बहुत गहराई से संपूर्णता से सामाजिक इकाई को समझने का प्रयास किया है, तो मेरा जो डेटा है वो तो पूरा सच है, पूरे सत्य पर आधारित है, इसीलिए मेरे निष्कर्ष भी बिल्कुल सही होंगे। ये जो अधिक आत्मविश्वास है कभी कभी वह भी घातक हो जाता है। तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में हमने देखा कि अत्यधिक सीमित अध्ययन किया जाता है, ये तो आप परिभाषा से ही समझ रहे हैं कि इसमें एक सामाजिक इकाई का संपूर्णता से गहनता से अध्ययन किया जाता है। यह इसका एक दोष अवैज्ञानिक विधि, अत्यधिक खर्चीली और समय लेने वाली विधि, कुछ इकाइयों के आधार पर निष्कर्ष निकालना, निदर्शन प्रणाली का अभाव, पक्षपात की संभावना, अत्यधिक अशुद्धता, अप्रामाणिक तथ्य, अध्ययनकर्ता का अधिक आत्मविश्वास, इसमें हमें कुछ दोष दिखाई दे रहे हैं जो कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को दोषों की ओर लेकर जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप इस ज्ञानदूत कार्यक्रम से पूरी तरह लाभान्वित हो रहे होंगे और आज का चैप्टर भी आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।